गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दीप्ति कंडारी और मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ देवभूमि उत्तराखंड के एक ऐसे पवित्र शहर के विषय में कुछ बातों को लेकर आई हूँ, जिस शहर का नाम आज हर किसी की जुबान पर है क्योंकि यहाँ की आज जो भयावह स्थिति है और यहाँ के लोगों का जो दुख, दर्द है, उसको देखते हुए इस विषय पर बात करना हम सबके लिए बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है। रात में ऐसा चटाक 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 हुआ तो मेरी बहन के साथ में बोली पता नहीं क्या हुआ, ऐसा चटाक चटाक हो रहा है। तो आप लोग समझ गए होंगे, मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के जोशीमठ शहर की। वहाँ देखा तो अंदर डर लग रहा है, वहाँ जाने का है ही नहीं। अब मैं कभी नहीं सोचा कि हमारे साथ ऐसा होगा। हमारे साथ क्या होना, पूरी जोशीमठ के साथ हो गया। इतना भय था। और आप लोग भी देख पा रहे होंगे आए दिन खबरों में यहाँ पर जिस तरह से भू-धसाव हो रहा है, जिस तरह से यहाँ पर बड़ी-बड़ी दरारें आना शुरू हो गया है और उनसे पानी रिस रहा है और कहीं न कहीं यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं, उनके घर रहने की कगार पर हैं। तो आज उन लोगों के लिए कितनी दुःख की घड़ी ये आ गई है कि उन लोगों को अपनी जन्मभूमि, अपना घर छोड़कर कहीं और जाना पड़ रहा है। वहाँ की जो स्थिति है उसको देखते हुए यहाँ पर साइंस और हर तरह के लोग जवाब दे चुके हैं कि अब इस जगह को नहीं बचाया जा सकता है। तो ऐसे में बस मैं यही प्रार्थना कर सकती हूँ कि भगवान इस वक़्त वहाँ पर रहने वाले लोगों को वो शक्ति प्रदान करें कि वो वहाँ की स्थिति से निपट पाएँ और वहाँ की स्थिति जल्द से जल्द सामान्य हो। और आप लोग भी ये प्रार्थना अवश्य करें क्योंकि कहते हैं प्रार्थना में बहुत अधिक ताकत होती है। और जब असंख्य लोग मिलकर के इस तरह की प्रार्थना को करेंगे तो कहीं न कहीं कोई एक उम्मीद की किरण दिखाई देती है कि क्या पता जहाँ कोई भी राह नहीं है लेकिन आप और हम लोगों की प्रार्थना कुछ काम कर जाए। तो चलिए दोस्तों, अब आगे जानते हैं क्यों इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए ये जोशीमठ शहर है? किस तरह से इसकी स्थापना हुई थी? किस तरह से ये आगे बढ़ा? क्या कुछ यहाँ पर ख़ास है? और किस तरह से ये आम लोगों के साथ-साथ आर्मी के लिए भी महत्वपूर्ण है? और क्यों इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है? गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से ये क्यों जाना जाता है? और आज इसकी जो स्थिति है, उसका ज़िम्मेदार, उसका गुनहगार आखिर कौन है? तो ये सब कुछ हम आगे वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए अब जानते हैं सबसे पहले जोशीमठ शहर के इतिहास के बारे में। तो दोस्तों, जोशीमठ का जो उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है वो मिलता है हमें अपने पौराणिक ग्रंथों में। और यहाँ पर स्कंद पुराण के केदार खंड में बताया गया है कि जब भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की पुकार पर हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नरसिंह का अवतार लिया था, तब वह उस वक़्त बहुत अधिक क्रोधित हो गए थे और उनकी क्रोधाग्नि को कोई भी शांत नहीं कर पा रहा था। तब भक्त प्रहलाद ने जप किया और उनके जप करने के बाद भगवान नरसिंह इसी भूमि पर आए थे, जोशीमठ में ही आए थे और यहीं पर उनकी क्रोधाग्नि शांत हुई। और इस कारण से यहाँ की जो भूमि है वो शांतिपूर्ण के लिए भी जानी जाती है और साथ ही यहीं पर भगवान नरसिंह का भी प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ पर नरसिंह भगवान की मूर्ति के बारे में कुछ भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि भगवान नरसिंह की दाहिनी भुजा यहाँ पर लगातार पतली होती जा रही है और जिस दिन यह भुजा उनके धड़ से अलग हो जाएगी, उस दिन नर और नारायण पर्वत दोनों आपस में टकरा जाएंगे और तब यह शहर कहीं न कहीं अपने अस्तित्व को खो देगा और यहाँ से आगे बद्रीनाथ यानी कि बद्री धाम जाने का जो रास्ता है वो बंद हो जाएगा। और तब भगवान बद्री विशाल को भविष्य बद्री नामक स्थान पर ही पूजा जाएगा, वहीं पर उनके दर्शन होंगे और ये स्थान यहीं से आगे 19 किलोमीटर की दूरी पर तपोवन में स्थित है। तो ये तो भविष्य की बातें हैं और साथ ही ये किंवदंतियाँ भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो क्या कुछ आगे होगा, ये सब कुछ तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन अभी जो वर्तमान स्थिति बन रही है तो इन सबको कहीं न कहीं इन सब से जोड़ा जा रहा है। चलिए अब आगे चलते हैं कुछ और शताब्दियों बाद। तो कुछ और शताब्दियों के बाद यानी कि 8वीं शताब्दी में आदिगुरु शंकराचार्य जी को यहीं पर सहतूत के पेड़ के नीचे सबसे पहले
ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और तब जाकर उन्होंने भारत के अलग-अलग 4 कोनों में 4 मठों की स्थापना की थी, जिसमें पहला मठ ज्योतिर्मठ के नाम से यहीं पर स्थापित किया था और यही ज्योतिर्मठ अब जोशीमठ के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद उत्तराखंड के इतिहास को हम देखें तो यहाँ पर गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों गढ़ों पर शासन करने वाले कत्यूरी राजवंशों ने भी अपनी पहली राजधानी इसी जगह को बनाया था और उस समय इसका नाम कीर्तिपुर या कार्तिकेयपुर हुआ करता था। हालांकि बाद में यहाँ की पवित्रता को देखते हुए या वास्तविक स्थिति की हम बात करें तो यहाँ पर भयंकर लैंडस्लाइड उस समय हुई थी, तो तब यहाँ से राजधानी को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया था। तो ये सब कुछ यहाँ के बारे में इतिहास है जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं जोशीमठ की वास्तविक स्थिति के बारे में कि क्या है यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति। तो ये भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले का एक छोटा सा कस्बा है। ऋषिकेश टू बद्रीनाथ नेशनल हाईवे यानी कि NH7 पर अलकनंदा नदी के बाएं तट पर त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई पर बसा हुआ खूबसूरत सा शहर है, जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तब यह किसी ग्लेशियर के मलबे पर ही स्थापित हुआ था, कोई ठोस चट्टान ये नहीं थी। तो आप लोग समझ सकते हैं कि ये अति संवेदनशील क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सेस्मिक जोन 5 के अंतर्गत इसे रखा गया है, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत। तो यहाँ पर किसी भी तरह से बड़े कंस्ट्रक्शन का होना खतरे से खाली नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे आपको बताते हैं कि यहाँ पर क्या कुछ खास है। तो आपको बता दें, यहाँ पर भगवान नरसिंह का प्रसिद्ध मंदिर है और यहीं से आगे बद्री विशाल जी के दर्शनों के लिए यानी कि बद्री धाम के लिए भी रूट है, जहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। और हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, औली और कई महत्वपूर्ण स्थानों के लिए यहीं से रूट है। इसीलिए इसे गेटवे ऑफ हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही इसे स्वर्ग का द्वार क्यों कहा जाता है, तो ये भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो इसके पीछे एक मान्यता है कि जब महाभारत युद्ध के बाद पांडवों को स्वर्ग जाना था तो उन्होंने यहीं से पहाड़ का रास्ता चुना और यहीं से आगे माणा गांव पड़ता है, जो भारत का अंतिम गांव है। तो माणा के बाद स्वर्गारोहिणी नामक एक शिखर है, तो वहां तक सभी पांडव गए थे और यहीं से फिर आगे जब स्वर्ग के लिए जाना था तो धीरे धीरे युधिष्ठिर का साथ सभी छोड़ते गए और अंत में युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता ही स्वर्ग तक पहुंच पाए थे। तो कहीं ना कहीं स्वर्ग के लिए भी यहीं से एक रास्ता है, जो एक मान्यता है। तो इसीलिए इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। या फिर वास्तविक स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो फूलों की घाटी है या फिर औली है, तो इसकी जो नैसर्गिक या प्राकृतिक सुंदरता आप लोग देखें तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर आने वालों को एक स्वर्ग की अनुभूति कराती है। तो इसके चलते भी इसे स्वर्ग का द्वार कहा जाता है। अब आपको आगे बताते हैं कि यहाँ पर ये जगह आम लोगों के साथ साथ आर्मी के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो आप लोग जानते ही हैं, जब 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ था तो उस वक्त चीन की सेना से लोहा लेते हुए भारतीय सेना ने यहीं पर आकर के विश्राम किया था, यहीं पर आकर के वो रुकी थी। तो यहाँ पर देश की सुरक्षा में रत आर्मी का कैंप भी है और ITBP के एस्टेब्लिशिंग के लिए यहाँ पर कई कंस्ट्रक्शन भी हो गया है। तो इस लिहाज से भी ये आर्मी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा यहाँ पर कई तरह के हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं। साथ ही यहाँ पर चार धाम परियोजना के तहत जो एक निर्माण कार्य चल रहा है, तो उसका रूट भी इसी शहर से जुड़ा हुआ है, जो पूरे 900 करोड़ की लागत से यहाँ पर चल रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण ये एक शहर है, जो आज अपने अस्तित्व की लड़ाई को लड़ रहा है। तो अब आगे हम यहाँ पर बात करेंगे कि आखिर इस शहर की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, कौन इसका गुनहगार है। तो ये आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ और सभी जानते हैं कि इसका असली गुनहगार कौन है। तो कहीं ना कहीं विकास की अंधी दौड़ में शामिल होकर के हम सब लोगों ने ही अपने लिए ये विनाश का रास्ता तय किया है, क्योंकि हम लोग आज भौतिकवादी जीवन के इतने आदी हो गए हैं कि हम
इन सुख सुविधाओं के बिना हम लोग रह ही नहीं सकते हैं और इन सुविधाओं को जुटाने के लिए ही हम लगातार विकास पे विकास किए जा रहे हैं और इसी दौड़ में शामिल होकर के कहीं न कहीं हम जाने अनजाने प्रकृति को नुकसान दर नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अब प्रकृति कुछ इसी रूप में हमें संकेत दे रही है कि अब बहुत हो गया है और इस तरह से हम अपने लिए विकास की जगह विनाश का रास्ता ही तय कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस हालत के ज़िम्मेदार हम ही लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में श्रद्धालु और साथ ही पर्यटकों का आना-जाना रहता है। तो इनके चलते हुए यहाँ पर बहुत अधिक निर्माण कार्य शहर में हुआ है। जैसे कि लोगों ने यहाँ पर कई बड़े होटल्स का निर्माण कर दिया, कई बड़े-बड़े भवन यहाँ पर बन गए हैं और इन सब के चलते हुए कहीं न कहीं इस जगह को ही नुकसान हुआ है। साथ ही गवर्नमेंट के द्वारा भी यहाँ पर लगातार जो कार्य हुए हैं, कंस्ट्रक्शन हुआ है, जैसे कि औली में यहाँ पर कई पर्यटक आते हैं, तो यहाँ पर भी कंस्ट्रक्शन हुआ। साथ ही साथ यहाँ पर जो चारधाम परियोजना के तहत जो रोड बनाई जा रही है, तो उसके चलते हुए भी यहाँ पर लगातार विस्फोट दर विस्फोट किए जा रहे हैं। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तो हर तरफ से यहाँ पर इन्हीं कंस्ट्रक्शन के चलते इस जगह को ये नुकसान हुआ है। और जियोलॉजिस्ट के माने तो ये एक, क्योंकि ग्लेशियर के मलबे पर स्थापित था, तो यहाँ पर एक गांव ही होना चाहिए था, लेकिन आज ये गांव से बहुत आगे बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं अब ये सब कुछ इस जगह के लिए नुकसान पहुंचा रहा है। तो हम लोग भी आदी हो गए हैं इन चीज़ों के, तो कहीं न कहीं हम ही लोगों के लिए ये विकास हो रहा है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन हाँ, ये विकास थोड़ा-सा ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। और क्योंकि ये पहाड़ हैं, संवेदनशील क्षेत्र हैं और जोशीमठ भी सेismic ज़ोन 5 में आता है, भूकंप प्रभावित क्षेत्र ये है। यहाँ पर कई बार लैंडस्लाइड भी हुई है, भूकंप यहाँ पर आ जाते हैं, तो इस तरह की आपदाएँ आती ही रहती हैं। तो इस तरह को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होना चाहिए आगे। तो ये एक तरह से आगे हम सबके लिए सबक है कि अगर हम पहाड़ों में विकास की राह पर चलते हैं, तो हमें किस तरह से यहाँ पर विकास करना है और किस तरह से यहाँ की स्थिति सही बनी रहे, क्योंकि मैदान और पहाड़ में बहुत अधिक अंतर है। तो इस वक्त फ़िलहाल एक दूसरे पर आरोप लगाना, ये मैं बिल्कुल भी सही नहीं समझूंगी। बल्कि इस वक्त हालात ये हैं कि ये जो जगह है, ये जो शहर है, जो एक तीर्थाटन है और संपूर्ण देशवासियों का आस्था का केंद्र है। इस वक्त यही प्रार्थना करूंगी कि भगवान, जाने अनजाने जो भी हमसे गलती हुई हो, तो उसके लिए आप माफ़ कर दें और इस जगह का जो एक अस्तित्व है, इस जगह का जो एक महत्व है, वो बना रहे और यहाँ पर ज़्यादा नुकसान होने से बच पाए। साथ ही यहाँ पर जो सबसे अधिक ज़रूरी इस वक्त है, वो है कि यहाँ पर रहने वाले लोगों का दुख, उनका जीवन, उनका दर्द, तो इस वक्त सरकार के ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है उन लोगों के पुनर्वास की। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि आगे गवर्नमेंट अब उन लोगों के बारे में अच्छे से सोचे और इस ज़िम्मेदारी को बखूबी निभाए। तो फ़िलहाल आज की वीडियो में अब इतना ही और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं जो कहना चाहती हूँ वो आप लोग समझ पाए होंगे। और आज का ये वीडियो मेरा देवभूमि उत्तराखंड के जोशीमठ के ही नाम था। तो आप लोगों को कैसा लगा, ये आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। और अब मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।